गुड डे एवरीवन। मैं महेंद्र सिंह आर्य, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीए और बीए बीएड तृतीय वर्ष का फर्स्ट पेपर प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीति विचारक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे 2 वर्ष पूर्व की कक्षा बीए पार्ट फर्स्ट में हमने भारतीय राजनीति विचारक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, जिसमें हमने मनु, कौटिल्य, शुक्र, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण आदि भारतीय राजनीतिक विचारकों का अध्ययन किया। अब हम बीए पार्ट थर्ड, जिसमें बीए और बीए बीएड पार्ट थर्ड के अंतर्गत पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जिसमें हम प्रमुख थे प्लेटो, अरस्तु, संत ऑगस्टिन, थॉमस एक्विनास, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, हीगल और ग्रीन आदि पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का अध्ययन करेंगे। इस कड़ी में हम सबसे पहले दर्शन शास्त्र के जनक प्लेटो के बारे में जानेंगे। प्लेटो को दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक कहा जाता है। प्लेटो, जिसका वास्तविक नाम अरिस्तोक्लिस था और उनके पिता का नाम अरिस्तोन, जो कि कार्डस घराने या कार्डस वंश से थे, उनकी माता का नाम पेरिक्टोन, जो कि शोलन वंश से थी। प्लेटो के गुरु सुकरात, गुरु शिष्य की यह परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। सुकरात, उनके शिष्य प्लेटो, तत्पश्चात प्लेटो के शिष्य अरस्तु और अरस्तु के शिष्य अलेक्जेंडर या सिकंदर हुए हैं। आज हम प्लेटो के बारे में जीवन परिचय के साथ साथ उनके प्रमुख विचारों का भी अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर, ये अध्याय इस आपकी जो बीए पार्ट थर्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे विस्तृत चलने वाला सबसे बड़ा टॉपिक है, जिसमें बहुत से पार्ट होंगे और सबसे बड़ा टॉपिक है ये, जिसमें हम विशेष थे प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, प्लेटो का साम्यवाद, प्लेटो का आदर्श राज्य और प्लेटो की शासन प्रणाली का वर्गीकरण आदि प्रमुख बिंदुओं का अध्ययन करेंगे कि उन्होंने अपने जीवन परिचय के साथ साथ अपने जीवन में प्रमुख कथन कौन कौन से कहे और उनके जो प्रमुख राजनीतिक विचार थे वो क्या थे। अब हम प्लेटो के सर्वप्रथम प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं कि प्लेटो का जीवन, उनका वास्तविक नाम, पिता, माता, जन्म कहाँ हुआ और जीवन के प्रमुख जो बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे।
जीवन परिचय के अंदर पश्चिमी जगत के इस अमर दार्शनिक का जन्म, प्लेटो का जन्म, प्लेटो का वास्तविक नाम प्लेटो नहीं था, प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्तोक्लिस था। प्लेटो का जन्म एथेंस, एथेंस मतलब यूनान का एक राष्ट्र देश, एथेंस के एक कुलीन परिवार में 428 ईसा पूर्व में हुआ और उसके पिता अरिस्तोन एथेंस के अंतिम सम्राट कार्डस वंश में हुआ और उनकी माता, आपकी बुक में इनकी माता का नाम नहीं दिया है, उनकी माता का नाम था पेरिक्टोन। उनकी माता एथेंस के प्रसिद्ध समृद्धिकार सोलन के घराने मतलब सोलन वंश से थी। उसे उच्च कुल वैभव, अद्वितीय सौंदर्य, शारीरिक स्वास्थ्य, प्रखर बुद्धि और सभी प्रकार का सौभाग्य प्राप्त था। उसका वास्तविक नाम अरिस्तोक्लिस था, किंतु उसके खूब भरे हुए चौड़े कंधों के कारण उसके व्यायाम शिक्षक ने उसे प्लेटो नाम दिया और कालांतर में यही नाम प्रसिद्ध हो गया। वापस रिपीट करते हैं, प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्तोक्लिस, उसके पिता का नाम अरिस्तोन जो किस वंश से थे, कार्डस वंश, और उनकी माता पेरिक्टोन जो किस वंश से थी, सोलन वंश से, और उनका वास्तविक नाम अरिस्तोक्लिस। और उनका जन्म कब हुआ, 428 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ, यूनान के एथेंस नामक शहर में। और जब उनके शिष्य, उनके गुरु कौन थे, सुकरात, और उनके व्यायाम शिक्षक ने उनके चौड़े कंधे मतलब हष्टपुष्ट शरीर के कारण, चौड़े कंधे और के कारण, हष्टपुष्ट शरीर के कारण उनके पीटीआई व्यायाम शिक्षक ने उनका नाम क्या रखा, प्लेटो। और प्लेटो के नाम से ही वर्तमान में इसी नाम से उन्हें जाना जाता है और इसी कालांतर में इसी नाम से वो प्रसिद्ध हुए। प्लेटो को प्रारंभिक शिक्षा के बाद 20 वर्ष की अवस्था में सुकरात के विद्यालय भेज दिया गया। प्लेटो की जब प्रारंभिक शिक्षा हुई तो उन्हें 20 वर्ष की आयु में उनके गुरु कौन थे, सुकरात, सुकरात के विद्यालय में भेज दिया, जहां उन्होंने 8 वर्ष तक सुकरात के चरणों में बैठकर ज्ञानार्जन किया। कितने वर्ष तक, 8 वर्ष तक। और हम मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे, इसमें पूरा टॉपिक लेते हुए नहीं चलेंगे, मुख्य मुख्य बिंदु। ऐसा प्रतीत होता है कि कुलीन वर्ग में जन्म होने के कारण तत्कालिक स्थिति के आधार पर उनकी स्वाभाविक इच्छा एथेंस में राजनीतिक जीवन अपनाने की थी, लेकिन उनके प्रिय गुरु कौन थे, सुकरात, उनकी दृष्टि में कौन थे, वो विश्व के श्रेष्ठतम मानव, कौन थे, विश्व के श्रेष्ठतम मानव। सुकरात को जब 399 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व मृत्युदंड मिला, तो इस घटना से उनके जीवन पर बहुत बड़ा आघात लगा। और गुरु की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपनी सारी योजनाएं परिवर्तित कर दी और एक राजनीतिक जीवन से उन्होंने क्या किया, अपना जीवन, दार्शनिक जीवन को अपना लिया। और एक अन्य राजनीतिक विचारक फोस्टर, जिन्होंने प्लेटो के बारे में कहा कि प्लेटो के जीवन में, इन्वर्टेड कॉमा में कोटेशन है, प्लेटो के जीवन में मोड़ 399 ईसा पूर्व में आया, जबकि वह 28 वर्ष का था। ठीक है, याद रखना, 399 में क्या हुआ, सुकरात को विष का प्याला दिया गया जब सुकरात की मृत्यु हो गई। ठीक है, और जब उनकी आयु कितनी थी, 28 वर्ष। 28 वर्ष कैसे कि 20 वर्ष की आयु में तो उन्हें सुकरात के साथ भेजा गया, सुकरात के विद्यालय में भेजा गया, और उन्होंने 8 वर्ष तक सुकरात के साथ रहकर अध्ययन किया। और कितने हो गए, 20 और 8
28 वर्ष। तो 28 वर्ष तक की उम्र में प्लेटो के जीवन में एक मोड़ आया जब उनकी आयु 28 वर्ष की थी। प्लेटो के समस्त चिंतन पर सुकरात का सबसे अधिक प्रभाव था। प्लेटो के जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका था? उनके गुरु सुकरात का। इसके संबंध में एक अन्य जो विचारक है, राजनीतिक विचारक हैं, मैक्सी, वो अपने कथन में कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया है। क्या कहा है? प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया है। आगे, सुकरात की मृत्यु के पश्चात प्लेटो एथेंस में अधिक दिनों तक नहीं रह सका और सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज में अगले 12 वर्षों तक मिस्र, इटली और यूनान के नगरों का भ्रमण करता रहा। मतलब वो यूनान के अलग अलग शहरों में घूमता रहा। मतलब क्या है, जब सुकरात की मृत्यु 399 में हो गई तो वह भी बहुत ज़्यादा दिन तक एथेंस में नहीं रहा और सर्वोत्तम शासन प्रणाली की सर्वोत्तम शासन प्रणाली कौन सी है उसकी खोज में प्लेटो विभिन्न जो यूनान के जो शहर थे उनमें उसने भ्रमण किया। तो उन्होंने 12 वर्षों तक मिस्र, इटली और यूनान के नगरों में भ्रमण करता रहा। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में उसने गंगा के तट तक भारत यात्रा भी की। इसी काल में वे सिसिली, एक जगह का नाम है, सिसिली भी गया और सिसिली के सिराक्यूज राज्य में उसकी भेंट दियोन नामक एक अत्यंत सुसंस्कृत व्यक्ति के साथ हुई। सिसिली एक जगह का नाम है, ठीक है। सिसिली गया और सिसिली के सिराक्यूज राज्य, सिसिली के अंदर एक राज्य है उसका नाम है सिराक्यूज, और वहाँ का शासक उसका नाम था दियोन नामक एक शासक सुसंस्कृत व्यक्ति के साथ हुई। व्यक्ति एवं वहाँ के राजा डियोनिसियस के नाम था, वहाँ के राजा जो था उसका नाम था डियोनिसियस प्रथम से हुई। एक युग बीत जाने के पर पितृभूमि के प्रेम में प्लेटो को फिर सताया और वह फिर वापस एथेंस लौट गया। वह 12 वर्ष तो विभिन्न शहरों में भ्रमण करने के बाद वापस कहाँ आ गया? एथेंस। सुकरात की मृत्यु के ठीक 11 वर्ष बाद, अब मुझे बताइए कि सुकरात की मृत्यु कब हुई? 399, 399, 11 वर्ष बाद। अब 11 वर्ष बाद कितने होते हैं? वर्तमान संदर्भ में अपन देखते हैं तो प्लस में हो जाता है। जैसे 11 वर्ष बाद आज कौन सा सन चल रहा है? 2020, है ना। 2020 और 2021 आने वाला है। अब आज की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए 2021 के 11 वर्ष बाद में कौन सा समय आएगा? 2020 प्लस 11 जोड़ते तो 2031 होता है। लेकिन ध्यान रखिए अपन बात कर रहे हैं ईसा पूर्व की, तो वहाँ पर समय काल की गणना कैसे होगी? माइनस में। तो 399 माइनस 11 तो कितना हो गया? 388 ईसा पूर्व। तो सुकरात की मृत्यु के ठीक 11 वर्ष बाद विदेश यात्रा से लौटकर प्लेटो ने 388 ईस्वी पूर्व में एक शिक्षाणालय खोला। मतलब शिक्षाणालय किसे बोलते हैं? एक विद्यालय कह सकते हैं, है ना, और शिक्षाणालय कह सकते हैं, स्कूल कह सकते हैं, ठीक है। तो उस स्कूल का नाम क्या रखा उसने? प्लेटो ने अकादमी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं अकादमी को? एकेडमी। क्या कहते हैं? एकेडमी। तो 11 वर्ष के बाद पश्चात विदेश यात्रा से लौटकर 388 ईसा पूर्व में एक शिक्षणालय खोला। यही प्लेटो की प्रसिद्ध अकादमी या शिक्षण संस्था थी। कौन सी शिक्षण संस्था थी प्लेटो ने जिसकी शिक्षणालय या संस्थान खोला? उसका नाम क्या था? विद्यालय का नाम एकेडमी इंग्लिश में और हिंदी में अकादमी नाम का एक शिक्षणालय खोला, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जा सकता है। जिसे यूरोप का प्रथम शिक्षणालय कहा जा सकता है। अंडरलाइन करना इस चीज को। उसने अपने जीवन के शेष 49 वर्ष एक दार्शनिक और अध्यापक के रूप में बिताए। प्लेटो ने अपने जीवन के 49 ईयर किसके रूप में बिताए? एक दार्शनिक और एक अध्यापक के रूप में।
इस अकादमी में राजनीति, कानून और दर्शन सभी विषयों की शिक्षा की व्यवस्था थी। किन किन विषयों की? बहुत सी, एक तरह से देखा जाए तो ये समग्र विषयों की व्यवस्था थी यहाँ पर, लेकिन किंतु गणित शास्त्र और ज्यामिति को प्रधानता थी। किसको? गणित शास्त्र, मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति, इनको प्रधानता थी। जो अकादमी थी, अकादमी शिक्षणालय थे, जो यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय था, उसके अंदर किन किन विषयों को पढ़ाया जाता था? राजनीति, कानून, दर्शन, मैथमेटिक्स और ज्यामिति। इसके साथ साथ अन्य विषय भी थे, लेकिन वहाँ पर किन विषयों को प्रधानता थी? गणित और ज्योमेट्री, ज्यामिति या मैथमेटिक्स को प्रधानता थी। इस शिक्षणालय के शिक्षण प्रधानता थी। इस शिक्षणालय के प्रवेश द्वार पर ये शब्द अंकित थे: लेट नो मैन इग्नोरेंट ऑफ ज्योमेट्री एंटर हियर। मतलब इसका हिंदी में अनुवाद है, ज्यामिति से अपरिचित कोई भी व्यक्ति यहाँ प्रवेश नहीं करे। क्या अर्थ है इसका? कि ज्यामिति से अपरिचित कोई भी व्यक्ति यहाँ प्रवेश न करे। मतलब जो व्यक्ति ज्यामिति का ज्ञान नहीं रखता या ज्योमेट्री का ज्ञान नहीं रखता, वे इस शिक्षणालय अकादमी में प्रवेश नहीं करे। आगे चलते हैं। 367 367 ईसा पूर्व में डियोनिसियस प्रथम की मृत्यु हुई और उसका पुत्र डियोनिसियस द्वितीय। ध्यान रखना इस चीज को। जैसे हमने पूर्व की कक्षा बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर भी देखा था, मनु, है ना, मनु, शंकराचार्य, है ना। तो इस तरह मनु कितने हुए थे उस समय भी आपको पता है। मनु फर्स्ट, मनु सेकंड, मनु थर्ड, इस प्रकार मनु कितने हुए थे? 14। जैसे ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश सरकार में क्या होता है? राजमुकुट होता है। वहाँ भी राजमुकुट की जो परंपरा चलती है, राजमुकुट के नाम से जानी जाती है। और शंकराचार्य की जो गद्दियाँ होती है उसमें भी शंकराचार्य फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। इसी प्रकार फ्रांस के अंदर जो चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स थर्ड, चार्ल्स फोर्थ, चार्ल्स 13, 14, है ना। इस तरह जो राजकुमार के नाम है वो एक ही नाम से चलते जाते हैं, लेकिन वंशानुगत 1, 2, 3, 4, 5 उनके क्रम में जुड़ता जाता है। इसी प्रकार डियोनिसियस प्रथम की जब मृत्यु हुई तो उसका पुत्र डियोनिसियस द्वितीय राजगद्दी पे बैठा। इसी समय उसे दियोन से संदेश मिला। दियोन कौन था? एक सुसंस्कृत व्यक्ति का नाम था दियोन। से संदेश मिला कि दार्शनिक राजा के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का अवसर आ गया है, किंतु निश्चित रूप से बड़ी संभावना निहित थी। इसलिए वे सिराक्यूज गया। प्लेटो वहाँ कुछ समय तक रहा, लेकिन उसे विशेष सफलता नहीं मिली। इसी समय डियोनिसियस ने दियोन को सिराक्यूज से निर्वासित कर दिया। क्या किया? डियोनिसियस जो राजा था उसने दियोन को सिराक्यूज राज्य से बाहर निकाल दिया। अतः दियोन के प्रश्न को लेकर दोनों के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया। और किसके बीच में? दियोन और डियोनिसियस के बीच में प्लेटो को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। और प्लेटो 366 ईस्वी पूर्व में एथेंस लौट आया। पुणे वापस कितने कितने टाइम बाद में आया? 366 ईसा पूर्व में वापस प्लेटो एथेंस आ गया। इस प्रकार दार्शनिक राजा के सिद्धांत को क्रियात्मक रूप प्रदान करने में सफलता नहीं मिली। जो प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत था, जो प्रमुख विचार रखने की जो उनके मन में थी, वो उसे सफलता नहीं मिली। 81 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 81। 81 वर्ष की आयु में 347 ईसा पूर्व अपने पीछे अरस्तु आदि सैकड़ों शिष्यों को छोड़कर यह अमर दार्शनिक मृत्यु की गोद में सो गया। कितनी वर्ष की आयु में मृत्यु हुई? 80 वर्ष की आयु में। कौन से सन में? 347 ईसा पूर्व। जन्म कब हुआ था? वापस बताइए आप लोग, प्लेटो का जन्म कब हुआ? 428 ईसा पूर्व। मृत्यु कब हो रही है? 347। ये ध्यान रखना। अगर आप
क्योंकि ये जो समय है ईसा से पहले का समय, वहाँ पर जो ईसा का पूर्व का जो समय है वो माइनस में चलता है। समय काल की गणना उस समय ऋणात्मक में होती है, धनात्मक में नहीं। वर्तमान समय में हम काल की जो गणना करते हैं वो किस में होती है, प्लस में होती है, धनात्मक रूप में होती है। लेकिन जो प्राचीन समय था, ईसा पूर्व के जो पहले का समय था, उसकी जो काल गणना किस में होती है, माइनस में। तो इनका जन्म कब हुआ था प्लेटो का, 428 ईसा पूर्व में, और मृत्यु 347 ईसा पूर्व, क्योंकि ये ऋणात्मक गणना है, ठीक है। और जब उनकी मृत्यु हुई तब वो कितने वर्ष के थे, 81 ईयर्स के, 81 वर्ष। हमने प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में जाना। अब हम प्लेटो, जिसे दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक कहते हैं, क्या कहते हैं, दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक, इसके बारे में प्रमुख बिंदु हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्लेटो पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है। प्लेटो क्या है, पाश्चात्य जगत मतलब पश्चिमी राष्ट्र, पश्चिमी देश का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक हैं, क्योंकि उससे पहले पश्चिम में, पश्चिम मतलब पश्चिमी राष्ट्र, पश्चिमी वेस्टर्न कंट्रीज में किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध रूप में प्रतिपादन नहीं किया। उसे प्रथम प्रवर्तक या प्रथम दार्शनिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि पश्चिमी राष्ट्रों में उनसे पहले, इससे पहले, प्लेटो से पहले किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध, रेगुलेशन रूप से, कंटिन्यूस रूप में प्रतिपादन नहीं किया, इसलिए उन्हें पहला राजनीतिक चिंतन या पहला दार्शनिक कहा जाता है दर्शन के क्षेत्र में। प्लेटो के संबंध में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि उसका राजनीतिक दर्शन मानवता के लिए अमर संदेश है। उसका यह कथन कि राज्य मानव का ही प्रतिरूप है, उनका प्रमुख ग्रंथ कथन क्या है, राज्य मानव का ही प्रतिरूप है। और जिस प्रकार एक आदर्श मानव में सत, रज और तम गुणों का मेल होना चाहिए, उसी प्रकार आदर्श राज्य में इन तीनों गुणों का सामंजस्य और सतो गुणों की अन्य गुणों पर प्रधानता होनी चाहिए। मतलब सत्य का जो गुण है वो, उसकी गुण की प्रधानता होनी चाहिए। यह एक शाश्वत सत्य है, ये कोटेशन कह रहे हैं प्लेटो। इसी प्रकार प्लेटो का यह विश्वास है कि शासन सत्ता, इन्वर्टेड कोमा में प्लेटो का कोटेशन है, शासन सत्ता केवल उन्हीं लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त और यही लौकिक आकर्षणों से परे हो। क्या कहा है प्लेटो ने, कि शासन सत्ता उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए, मतलब जो व्यक्ति सत्ता संचालन कर रहे हैं या जिन व्यक्तियों के हाथ में सत्ता है, तो वो लोग कैसे होने चाहिए, आर्थिक स्वार्थों से परे होने चाहिए, जिनको कोई आर्थिक स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और यह लौकिक आकर्षण, मतलब जो आकर्षण है अपने प्रति और समाज के प्रति, वो जो भौतिक संसाधनों की पूर्ति वो नहीं हो या इनसे वह दूर रहे, तो वही व्यक्ति सत्ता का समुचित संचालन कर सकता है। अमर संदेश है, जो भी उतना ही, जो आज भी उतना ही सत्य है जितना कि उस समय, ये जो संदेश प्लेटो ने दिया वो आज भी इतना ही सत्य है जो उस समय था। प्लेटो की प्रमुख कोटेशन, जो प्रमुख कथन था इन्वर्टेड कोमा में, जब तक दार्शनिक राजा ना बन जाए, तो मतलब प्लेटो क्या चाहता था कि दार्शनिक ही राजा बने, कौन हो, जिसमें दार्शनिक कभी रुचि हो वही राजा बने। जब तक उनकी कोटेशन के अनुसार, कोटेशन पढ़ते हैं फिर बाद में इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। जब तक दार्शनिक राजा न बन जाए या राजा और युवराजों में दर्शन की भावना और शक्ति न आ जाए और राजनीतिक महानता तथा बुद्धिमत्ता एक में न मिल जाए और वे साधारण मनुष्य जो कि इनमें से किसी एक गुण
प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, अलग हट जाने के लिए विवश नहीं कर दिए जाएं, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा मेरा विश्वास है और संपूर्ण मानव जाति को शांति प्राप्त हो सकती है। इन्वर्टेड कोमा क्लोज ये कथन कहा था प्लेटो ने। इसका मतलब प्लेटो ये कहना चाह रहा है, जो युवराज, जो सम्राट या जो राजा है, जो जिसके हाथ में सत्ता है, उनमें क्या होना चाहिए? राजनीतिक महानता और बुद्धिमत्ता, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें जब होगी तब एक दार्शनिक राजा का स्वरूप मिलेगा और एक अच्छे शासन का वह संचालन कर सकता है। अब इसकी जो अगली लाइन है, वे साधारण मनुष्य जो इनमें से किसी एक गुण को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, इनमें से एक को प्राप्त करते हुए दूसरे की पूर्ण अवहेलना, एक को तो प्राप्त कर रहे हैं और दूसरे की अवहेलना, मतलब राजनीतिक महानता प्राप्त कर रहे हैं और बुद्धिमत्ता की अवहेलना करना, या बुद्धिमत्ता को प्राप्त कर रहे हैं और राजनीतिक जो है उसको अवहेलना कर रहे हैं। दोनों में से अगर एक चीज़ हटेगी तो वो क्या होगा? वो राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकता। और ये प्लेटो कह रहा है कि जैसा मेरा पूर्ण विश्वास है, संपूर्ण मानव जीवन को शांति प्राप्त हो सकती है जब ये दोनों चीज़ें, राजनीतिक महानता और बुद्धिमत्ता, दोनों एक चीज़ें एक शासक में आएगी, तभी वह राज्य उस राज्य में शांति की प्राप्ति हो सकती है। ये कथन कहा था प्लेटो ने। अब हम प्लेटो के जीवन परिचय हो गया। प्लेटो जो दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक था। अब इसके आगे हम प्लेटो के संवाद का अर्थ होता है डायलॉग्स। डायलॉग को हिंदी में बोलते हैं वार्तालाप, संवाद कहते हैं। और संवाद का अर्थ ये होता है कि प्रश्नोत्तर, जो सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में हो। जैसे कि संवाद का अर्थ होता है वार्तालाप शैली। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? आप जवाब देंगे बीए या बीए बीएड तृतीय वर्ष में। या मैं पूछता हूँ आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम बताएंगे। आपके पिता का नाम क्या है? आप अपने पिता का नाम बताएंगे। या मैं आपसे पूछता हूँ आप कहाँ से आते हैं, या आप कहाँ रहते हैं या कहाँ निवास करते हैं, तो आप उस जगह का नाम बताएंगे। तो इस प्रकार की जो शैली है, वार्तालाप शैली, प्रश्नोत्तर शैली, इसे क्या कहा जाता है? संवाद। तो प्लेटो ने अपने जीवन में कितने संवाद लिखे? 36। कितने संवाद लिखे? 36 मतलब 36 संवाद लिखे। प्लेटो के सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में, जैसा मैंने आपको उदाहरण से बताया कि प्रश्नोत्तर रूप, कि मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, आप उसका उत्तर दे रहे हैं, तो 36 संवाद लिखे। या वार्तालाप शैली में लिखे होने के कारण उन्हें संवाद कहा जाता था। प्लेटो ने इस प्रकार 36 संवाद लिखे। कितने संवाद लिखे? 36। अब आपकी बुक में जो प्रमुख संवाद थे, जो बीए पार्ट 3 के जो विद्यार्थी हैं, बीए पार्ट 3, मैं बीए बीएड की बात नहीं कर रहा, वो भी उनके लिए भी उपयोगी है, ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन बीए पार्ट 3 के अंदर क्या होता है कि 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, छोटे क्वेश्चंस, जिसमें प्लेटो के किन्हीं 4 संवादों के नाम लिखिए या प्लेटो की किन्हीं 4 कृतियों के नाम लिखिए। उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में मैं आपको प्लेटो ने जो प्रमुख संवाद लिखे या प्रमुख रचनाएं या प्रमुख कृतियाँ लिखी, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो प्लेटो की जो प्रमुख प्रमुख संवाद, जिसमें प्रमुख जो संवाद थे उनका नाम मैं एक एक करके बता रहा हूँ। अपोलॉजी, पहला अपोलॉजी, क्रीटो, मीनो, प्रोटेगोरस, गोर्जिया। ये जो मैंने आपको 5 संवाद बताए, जिनकी रचना प्लेटो के जीवन के प्रारंभिक काल में 34 वर्ष की आयु में के पूर्व की गई। लेकिन जो प्रमुख संवाद है, जिनमें आगे हम रिपब्लिक, आईएमपी, सबसे ज़्यादा जो प्रमुख चर्चित ग्रंथ रहा है प्लेटो का, वो उसका नाम है रिपब्लिक।
अन्य में फेडरस, फेडो आदि की रचना 20 वर्ष की अवस्था तक की थी। कितनी वर्ष की आयु तक की थी उसने? रिपब्लिक, फेडरस और फेडो की रचना 20 वर्ष की अवस्था तक की थी। और अन्य ग्रंथों में स्टेटसमैन, फिलब्स, फिलबस, फिलब्स, क्रिशस, लोच आदि की रचना, जो कि उसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए हैं, की रचना अपने जीवन के अंतिम चरण में 60 वर्ष की उम्र के बाद की थी। कब की थी? अंतिम चरण में 60 वर्ष की बाद की थी। अब मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, प्लेटो के जो प्रमुख ग्रंथ हैं शुरुआत से चल रहे हैं। अभी मैं आयु वापस रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं चलूँगा जो प्रमुख ग्रंथ थे उनके बारे में। सबसे प्रमुख जो ग्रंथ था वो था रिपब्लिक। अब 1, 2, 3 जो आईएमपी हैं वो मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ। रिपब्लिक, अपोलॉजी, क्रीटो, मीनो, प्रोटेगोरस, गोर्जिया, फेडरस, फेडो, स्टेटसमैन, फिलब्स, क्रिशस, लोज, जो आदि प्रमुख ग्रंथ थे। प्लेटो का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ या संवाद जिसने उसको उसकी कीर्ति को अमर बनाया वो था रिपब्लिक। कौन सा था? रिपब्लिक। प्लेटो एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार और साहित्यकार था। क्या था प्लेटो? एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार और साहित्यकार। उसने गूढ़ गंभीर दार्शनिक विषयों को संवादों के माध्यम से एक नाटकीय और सजीव रूप में उपस्थित किया। अब हम चलते हैं प्लेटो का सबसे चर्चित और प्रसिद्ध ग्रंथ या उसकी सर्वोत्तम कृति, उसका नाम था रिपब्लिक। ध्यान करना इम्पोर्टेंट है, रिपब्लिक को दोहरा शीर्षक प्राप्त था। सबका टाइटल एक ही होता है, लेकिन रिपब्लिक के डबल टाइटल थे। कौन कौन से थे? गणराज्य और दूसरा न्याय। कौन कौन से दो डबल टाइटल थे? पहला उसका जो टाइटल था वो था गणराज्य और दूसरा था न्याय। उससे दोहरा शीर्षक प्राप्त था किसको? प्लेटो की सर्वप्रमुख या सर्वोत्तम कृति रिपब्लिक को। पहला था गणराज्य और दूसरा था न्याय। अब इसके बारे में, रिपब्लिक के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। रिपब्लिक प्लेटो की सर्वोत्तम कृति है। रिपब्लिक क्या है? प्लेटो की सर्वोत्तम कृति। इसमें उसकी नाटकीय शैली, कवित्व और कल्पना की उड़ान का अपूर्व रूप देखने को मिलता है। क्या है प्लेटो की जो प्रमुख कृति रिपब्लिक में? उसकी नाटकीय शैली, कवित्व मतलब कवि का गुण, और कल्पना की उड़ान मतलब कल्पना से परे का रूप देखने को मिलता है। इसे गणराज्य और न्याय, गणराज्य इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गणराज्य को ही इंग्लिश में बोलते हैं रिपब्लिक, और न्याय को क्या बोलते हैं? जस्टिस, है ना। तो इसे रिपब्लिक को कौन सा दोहरा शीर्षक प्राप्त था? गणराज्य और न्याय। ये अब बीएड वाले ध्यान कर लें, बीए वाले दोनों के लिए आवश्यक है, जिसमें रिपब्लिक को जो दोहरा शीर्षक प्राप्त था। कौन से दोहरा शीर्षक थे? पहला गणराज्य और दूसरा न्याय। किंतु इस आधार पर इसे राजनीति विज्ञान या विज्ञान शास्त्र का ग्रंथ नहीं समझा जाना चाहिए। ये बहुत अधिक भिन्न है और इसमें समाजशास्त्रीय, आध्यात्मिक और शैक्षणिक सभी समस्याओं की विवेचना की गई है। यह तो एक प्रकार से संपूर्ण मानव जीवन का दर्शन है। ठीक है। अब इसके साथ साथ इसमें जो कोटेशन नहीं लिखी गई, आपकी इस बुक में कोटेशन नहीं है। जो आप एडवांस आगे की जो एमए की क्लासों में अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेते हैं या इसका जो प्लेटो का विस्तृत अध्ययन करते हैं, वहाँ पर इसकी कोटेशन लिखी गई है। किसके बारे में? रिपब्लिक के बारे में। तो नोटेड करें आप, जो आपकी इस बुक में नहीं है। तो प्लेटो की रिपब्लिक जो कृति थी
उसके बारे में एक राजनीतिक विचारक जिसका नाम था सेबाइन। क्या नाम था? सेबाइन। सेबाइन कहता है, इन्वर्टेड कोमा, यह किसी एक प्रकार का शोध प्रबंध नहीं है। क्या कहता है? यह किसी एक प्रकार का शोध प्रबंध नहीं है और न ही यह राजनीति, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र या मनोविज्ञान इनमें से किसी एक का अंग है। यद्यपि इसमें सभी कुछ हैं जो इससे अधिक भी, क्योंकि कला, शिक्षा और दर्शन को भी इसमें स्थान दिया गया है। जो सेबाइन कह रहा है इस कोटेशन में, इसका मतलब ये है कि ये राजनीति, नीतिशास्त्र या अर्थशास्त्र या मनोविज्ञान ही नहीं है। इसमें जो सभी पक्ष हैं, इसमें सभी पक्ष हैं। कौन कौन से? जिसमें कला, आर्ट्स, शिक्षा, एजुकेशन, साइको, फिलोसॉफी, दर्शन, मतलब इनमें सभी प्रकार, सभी विषयों को स्थान दिया गया है। वास्तव में ये देखा जाए तो क्या है, वास्तविकता यह है कि प्लेटो के समय में आधुनिक काल की भांति विभिन्न शास्त्रों को पृथक पृथक अस्तित्व नहीं था। जो प्लेटो के समय में जो विभिन्न शास्त्र वो अलग अलग अस्तित्व नहीं रखते थे। समस्त मानव जीवन एक ही शास्त्र था और रिपब्लिक में समस्त मानवीय दर्शन के विवेचन का प्रयत्न किया गया है। अब हम चलेंगे रिपब्लिक के बारे में। जो प्रमुख कोटेशंस हैं, अलग अलग राजनीति शास्त्रियों ने अलग अलग कोटेशन या अलग अलग कथन कहे हैं उनके बारे में। तो रिपब्लिक के बारे में हम वापस अलग अलग जो अर्थशास्त्री थे, राजनीति शास्त्री थे, उन्होंने क्या क्या कथन कहे। पहली कोटेशन में बारकर के शब्दों में, क्या नाम है? बारकर के शब्दों में एक एक लाइन की कोटेशन है सब। बारकर क्या कहता है रिपब्लिक के बारे में? इन्वर्टेड कोमा, यह मानव के संपूर्ण दर्शन की दिशा में एक प्रयास है। क्या कहता है? यह मानव के संपूर्ण दर्शन की दिशा में एक प्रयास है। ठीक है, क्योंकि संपूर्ण दर्शन में सभी चीज़ें आ गई। राजनीति आ गई, अर्थशास्त्र आ गया, नीति शास्त्र आ गया, शिक्षा आ गई, मनोविज्ञान आ गया, कला आ गया, दर्शन आ गया, सभी चीज़ें। ठीक है, तो उसकी बारकर क्या कहता है? संपूर्ण दर्शन की दिशा में एक प्रयास है। दूसरा जो राजनीति शास्त्री था, नेटलशिप कहता है रिपब्लिक, इन्वर्टेड कोमा, रिपब्लिक मानव जीवन के दर्शन का नाटकीय रूप है। क्या कहा नेटलशिप ने? कि रिपब्लिक मानव जीवन के दर्शन का नाटकीय रूप है। मतलब नेटलशिप क्या कह रहा है कि मानव जीवन के दर्शन, मानव जीवन में जो दर्शन है उसका नाटकीय रूप किसमें दिया गया है? रिपब्लिक में। तीसरी जो कोटेशन कही है डॉक्टर मूरे के शब्दों में, इन्वर्टेड कोमा, रिपब्लिक एक साथ ही तत्व ज्ञान और दर्शन का राजनीति, विज्ञान और शिक्षा का ग्रंथ है। क्या कहा डॉक्टर मूरे ने? रिपब्लिक एक साथ ही तत्व ज्ञान और दर्शन का राजनीति, विज्ञान और शिक्षा का ग्रंथ है। किस किस का ग्रंथ बताया डॉक्टर मूरे ने? तत्व ज्ञान, दर्शन और शिक्षा का ग्रंथ। दर्शन, शिक्षा और तत्व ज्ञान समग्र रूप से जिसमें है, किसमें है? रिपब्लिक में। और जो प्रमुख जो उसमें समग्रता ली गई है वो कोटेशन दी है विल ड्यूरेंट। किसने दी है? विल ड्यूरेंट, आईएमपी, इसको आप नोट कर लें। और आईएमपी जो ये कोटेशन है इसमें आप पूरी समग्रता पाएंगे, जिसने रिपब्लिक के बारे में पूरी चीज़ समाहित कर दी। इसके बारे में विल ड्यूरेंट के शब्दों में, इस ग्रंथ में मतलब रिपब्लिक में, इन्वर्टेड कोमा, इस ग्रंथ में प्लेटो का अध्यात्म शास्त्र, नीति शास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, राजनीति शास्त्र और कला का सिद्धांत प्रतिपादित है। इसमें हम ऐसी आधुनिक समस्या पाते हैं जैसे समाजवाद, साम्यवाद, नारी स्वतंत्रतावाद, गर्भ निरोध,
सुप्रजनन शास्त्र और नित्से द्वारा, नित्से मतलब अर्थशास्त्री एक था, उसका नाम था नित्से, नित्से द्वारा बतलाई गई नैतिकता और कुलीन तंत्र की समस्या और फ्राइड का मनोविश्लेषण, यहाँ सभी कुछ है। तो ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, विल डूरेंट ने ये जो कोटेशन कही है तो उसमें ये रिपब्लिक के बारे में पूरी समग्रता के बारे में कहा है कि इसमें रिपब्लिक के अंदर सभी चीज़ें समाहित है, जिसमें अध्यात्म शास्त्र भी हैं, नीति शास्त्र भी हैं, मनोविज्ञान भी है, शिक्षा शास्त्र भी हैं, राजनीति शास्त्र और कला आदि के सभी के सिद्धांत हैं। और इसमें साम्यवाद है, समाजवाद है, नारी स्वतंत्रतावाद है, गर्भ निरोध है और नैतिकता के साथ कुलीन तंत्र की समस्या और फ्राइड का जो मनोविश्लेषण है, सभी चीज़ें इसमें समाहित है। किसमें? रिपब्लिक में। ये प्रमुख कोटेशन दी थी विल ड्यूरेंट ने। अब हम आगे की क्लास में रिपब्लिक की विषय वस्तु, रिपब्लिक के अंदर किन किन विषय वस्तुओं का समावेश किया गया है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।